अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, ये यकीन करता हूँ तैयारियों में जुटे हुए होंगे, इम्तिहान के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे होंगे। ऐसी कोशिशों में आप लगे होंगे कि आप इस इम्तिहान को क्रैक कर सकें और नौकरी को हासिल कर सकें। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, टॉपिक का नाम है नज़्म। क्या है नज़्म? आज की क्लास थोड़ी कन्फ्यूजेबल भी हो सकती है और बहुत आसान भी हो सकती है। अगर कन्फ्यूज़न है तो बहुत छोटी है और आसानी है तो बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूजन क्या है ये ध्यान रखें। बात अगर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों लेवल्स की जाती है तो थर्ड ग्रेड में तो एक टॉपिक दिया गया है गज़ल, मरसिया, है ना, नज़्म, मसनवी। लेकिन सेकंड ग्रेड में नज़्म नाम का कोई टॉपिक नहीं है। नज़्म नाम का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि नज़्म को ही विश्लेषित करके उस टॉपिक को लंबा चौड़ा करके दे दिया है, जबकि पूरा मिलाकर वो एक ही टॉपिक है। हैयत के एतबार से, यानी नज़्म की हैयतों के एतबार से, यानी शायरी असनाफ़ के एतबार से एक अलग टॉपिक दिया गया है, जिसमें लिखा है मुसद्दस, मुखम्मस और मुरब्बा। मुसद्दस, मुखम्मस और मुरब्बा, और दे रखा है आज़ाद नज़्म और मुअर्रा नज़्म। 5 अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, जबकि वो सभी चीज़ मिलाकर एक ही टॉपिक है, नज़्म का टॉपिक। क्या है? नज़्म का टॉपिक। तो जो चीज़ आपके इम्तिहान में आने वाली है हम उस पर ही भी डिस्कस करेंगे, और जो नहीं आने वाली है उसको थर्ड ग्रेड के हिसाब से डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आज के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक में हम नज़्म की हैयत के बारे में, बनावट के बारे में, नज़्म की से मुतालिक सारी चीज़ों को आज जानेंगे, और नज़्म की तारीख़ की बात की जाती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास दोनों के लिए ही काम में आने वाली है। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के ही सिलेबस को मर्ज करके इस क्लास को तैयार किया गया है, और ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि दोनों ही सिलेबस के लिए एक भी सवाल दूर दूर तक आपको कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। अगर आपने चीज़ों को ढंग से सुना और समझा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये भी उम्मीद करता हूं एक बार अगर आपने ढंग से सिर्फ नाम याद रख लिए, पूरा चैप्टर आपको याद नहीं रहे, पूरा टॉपिक आपको याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक बार नाम याद रख लेंगे, इन सभी के नाम क्या है, तो नाम से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। नाम से ही क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, और इम्तिहान तक आप उस चीज़ को भूलने वाले नहीं हैं, अगर आप बेहतर तरीके से सुनते हैं और समझते हैं, पूरा गौर फिक्र लगाकर। तो चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला ज़्यादा तवील नहीं करेंगे, बस ये कोशिश करेंगे अब जो टॉपिक आएंगे वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को मर्ज करके ही क्लासेस आपकी लगाई जाएगी। और अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड से अलग कोई टॉपिक हुआ, ऐसा टॉपिक जो दोनों क्लास में है, उसको 4 बजे लगाएंगे। और 8 बजे के लिए सबसे ज़्यादा वोटिंग 8 बजे के लिए आई है, लेकिन काफ़ी लोग 8 बजे को लेकर परेशान भी हैं कि सर 8 बजे घर के काम होते हैं, कुछ 8 बजे किसी का नमाज़ का टाइम होता है, तो बहुत सारी परेशानियाँ रहती है। तो मैंने सोचा है 5 बजे का टाइम बेहतर रहेगा, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि 5 बजे आपकी क्लास कैसे रह सकती है। तो उस कम मर्ज वाली क्लास हम 4 बजे लगाएंगे, और इसके जस्ट अगली वाली क्लास आपकी 5 बजे आने वाली है, तो आप उसे भी देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। सेकंड ग्रेड की हो चाहे थर्ड ग्रेड की हो, जो क्लास सिंगल होगी उसको हम 5 बजे लगाएंगे, जो दोनों क्लास मर्ज होगी उसको 4 बजे लगाएंगे, ठीक है। और भी कुछ फेरबदल करना होगा तो हम ज़रूरत के मुताबिक, आप लोगों की ही ज़रूरत के मुताबिक इनका टाइम चेंज किया जा सकता है। टाइम का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आपको बेहतर टाइम मिले, सही वक्त पर आप सही चीज़ को पढ़ सकें। लाइव क्लास आप प्रीमियर क्लास ज्वाइन कर सकें, ताकि आप कमेंट करके सवालों को पूछ सकें और आपके जवाब आपको मिल सकें। और वैसे आप कभी भी क्लास को बाद में देख सकते हैं, यूट्यूब से क्लास हटती नहीं है, आप चाहें जब उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बातें को सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हैं सीधे टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक है नज़्म। नज़्म का बयान और आगाज़ व इर्तिका। आगाज़ व इर्तिका को हम आगे पढ़ेंगे, आज सिर्फ बयान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हर कलाम मौजू को नज़्म कहते हैं, हर कलाम मौजू को नज़्म कहते हैं, लेकिन आम इस्तिलाह में नज़्म से मुराद वो शायरी असनाफ़ और असालीब है जिनमें किसी मौजू पर रब्त व तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया गया हो। इस एतबार से गज़ल और गज़ल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ़, मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया और रुबाई वग़ैरह इसके दायरे में आ जाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? नज़्म कहलाएंगे। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में याद ये रखना है, किसी भी ख़याल को, किसी तसव्वुर को तसलसल के साथ बयान किया जाता है तो वो नज़्म कहलाती है। शॉर्ट एंड स्वीट, इतना डीपली बातों में आपको जाना नहीं है, लेकिन लिखना इसलिए पड़ता है ताकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर दे दिया जाए। तो अगर आप ये चीज़ें आपकी नज़रों में रहती है तो आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ही सारी चीज़ बता दूंगा, और इम्तिहान में वैसे आसान भाषा नहीं आने वाली जैसे आप सोचते हैं, एग्ज़ाम में बातों को बहुत घुमा फिरा कर और टेढ़े मेढ़े सवाल, टेढ़ी मेढ़ी भाषा आपको दी जाती है ताकि आप पढ़कर उनको कन्फ्यूज़ रहें और आप जवाब नहीं दे पाएँ, यही उनका काम होता है।
किसी भी अदब को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। किसी अदब को, किसी भी साहित्य को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नज़्म और नसर। नज़्म और नसर, नज़्म को हिंदी में पद्य कहते हैं और नसर को गद्य कहते हैं। इंग्लिश में नज़्म को पोइट्री कहते हैं और नसर को प्रोज़ कहते हैं। ठीक है, पोइट्री प्रोज़ होता है, गद्य और पद्य होता है। इसी तरह उर्दू में नज़्म और नसर होता है। जानते हैं दोनों के बारे में। ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे की ज़िद भी हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। पहले बात करते हैं नसर की, एक दो लाइन में बस। नसर के लग़वी मानी फैलाओ, बिखराओ, इंतशार और परागंदा के हैं, यानी बिल्कुल फैले हुए के हैं। दास्तान, अफसाना, ड्रामा, सवानह, मजमून, इंशाइया और खाका, ये काका हो गया दोस्तों, मैं सही कर दूंगा इसको, खाका, ख़त, मुकाला, रिपोर्टाज वगैरह, ये रिपोर्टाज हो गया, रिपोर्टाज, ये सभी किस में शामिल होते हैं दोस्तों? ये सभी नस्र में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? नस्र में शामिल होते हैं। जबकि नज़्म की बात की जाए तो नज़्म के लग़वी मानी आराइश, ज़ेबाइश, सजाना, तरतीब देना और पिरोना के हैं। नज़्म में अल्फाज को मुनासिब तरतीब के साथ जमा किया जाता है। हम्द, नात, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़तआ या क़ितआ, शहर आशो, पैरोडी वगैरह, ये सभी किस में शामिल होती है? नज़्म में, नज़्म के ज़िम्न में आती है। अब बात करते हैं दोस्तों नज़्म और नसर में बुनियादी फ़र्क क्या है, उसको एक बार समझ लेते हैं। नज़्म कलाम मौज़ू को कहते हैं। ये मौज़ू नहीं, ये मौज़ू यानी विषय होता है। कलाम मौज़ू मुनासिब, उचित। नज़्म कलाम मौज़ू को कहते हैं, नसर गैर मौज़ू कलाम को कहते हैं। नज़्म में वज़न, बहर, काफ़िया की पाबंदी होती है। नसर में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, जैसे चाहो लिख लो। नज़्म जज्बात पर मबनी होते हैं, एहसास होता है, फीलिंग्स होती है। जबकि नसर का ताल्लुक़ मंतक़ी इस्तदलाल से होता है। इस्तदलाल कहते हैं दलील से, तर्क वितर्क और दलील के साथ इन चीज़ों को पेश किया जाता है। नज़्म में गनायत और आहंग होता है। गनायत कहते हैं संगीत, मौसीकी, म्यूज़िक। जबकि नसर में वुसअत और तरतीब होती है, फैलाव होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। नज़्म में नगमगी, वज़न, तरन्नुम और मौसीक़ियत होती है। एक म्यूज़िक होता है, तरन्नुम होती है, धुन और लय, सब चीज़ें नज़्म में पाई जाती हैं। नसर में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं होती है। ये था दोस्तों का बुनियादी फ़र्क। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? नज़्म क्या है? नज़्म, अब हम नज़्म के बारे में जानेंगे। नज़्म क्या चीज़ है? नज़्म के लुग़वी मानी लड़ी में पिरोना के हैं। नज़्म अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है लड़ी में पिरोना, लड़ी में पिरोना। इसके और भी मतलब है। इसके अलावा आराइश, ज़ेबाइश, आराइश से ज़ेबाइश का मतलब होता है सजाना, सजावट करना, सजाना, तरतीब देना, इंतज़ाम, बंदोबस्त और लड़ी में मोती पिरोना के हैं। पिरोना भी कह सकते हैं, लड़ी में मोती पिरोना भी कह सकते हैं। इसमें कलाम मौज़ू पेश किया जाता है। किसी बेतरतीब और बिखरे हुए मवाद को मौज़ू और मुरत्तिब शक्ल में पेश करना नज़्म कहलाता है। कलाम मौज़ू को क्या कहते हैं दोस्तों? नज़्म कहा जाता है। इस्तिलाह में हर किस्म की शायरी को नज़्म कहा जाता है, जिसमें कलाम मौज़ू पेश किया जाता है। जो भी शायरी है वो सभी नज़्म है। जो भी शायरी है सभी क्या है? नज़्म है। अदबी इस्तिलाह में नज़्म वो सिन्फ़ है जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ ख़यालात का इजहार किया जाए। नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ख़याल की वहदत है, ख़याल की वहदत है। नज़्म के लिए एक मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है, जिसके गिर्द नज़्म के तमाम अशार गर्दिश करते हैं। नज़्म पूरी आगे पीछे घूमती है। ऐसी चीज़ें दोस्तों किस में होती है? नज़्म में हुआ करती है। एक मरकज़ी ख़याल होता है, केंद्र बिंदु होता है, जिसको थॉट बनाकर, जिसको सोच बनाकर, विचार बनाकर पूरी आगे पीछे सारी बातों के इर्द गिर्द आगे पीछे घुमा करती है। नज़्म, लफ्ज़ नज़्म दो मानों में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ जो नज़्म है दो मानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो होता है नज़्म, एक किस्म की शायरी होती है। नज़्म एक किस्म क्या होती है? शायरी होती है। और दूसरा, इससे मुराद पूरी शायरी भी हो सकती है। पूरी शायरी मुराद इस सूरत में गज़ल भी शामिल हो सकती है। एक तो क्या होता है दोस्तों, नज़्म अपना में एक शैली खुद है। नज़्म आपने अल्लामा इकबाल की नज़्म होती है, मीर की गज़ल होती है। तो इस तरह, इस हिसाब से नज़्म अपना में एक शैली खुद है। नज़्म अपना में खुद शैली है। और दूसरा है दोस्तों, नज़्म से मुराद है कि सभी चीज़ें जो पद्य में लिखी गई हैं वो सभी चीज़ें नज़्म है। जैसे गज़ल भी आ जाती है, मरसिया, गज़ल, मरसिया, मसनवी, क़िता, सभी कुछ वो सभी किस में आते हैं? नज़्म में आते हैं। तो नज़्म को दोनों माने में गिना जा सकता है। नज़्म अपना में खुद भी एक सिन्फ़ है और सब मिलाकर भी सिन्फ़ नज़्म कहलाती है। समझ में आ गई ना बात? क्या कहना चाहता हूँ मैं?
गज़ल, मसनवी, मरसिया, शहर आशूब, रुबाई, सभी चीज़ें ये सब मिलाकर एक नज़्म के फॉर्मेट में आती है, सब नज़्म के अंदर आती हैं। और जो इनके अलावा होती है, दास्तान होती है, कहानियाँ होती है, अफसाने होते हैं, वो सब नस्र में आती है। इसका मतलब नज़्म का एक पार्ट अलग होता है और नस्र का एक पार्ट अलग होता है। लेकिन नज़्म वाले पार्ट में नज़्म अपने आप में एक चीज़ अलग होती है, नज़्म अपना में एक चीज़ अलग होती है। समझ में आ गई? नज़्म के अंदर भी नज़्म कोई अपना भी एक सिन्फ अलग होती है। जिस तरीके से मोतियों को लड़ी में पिरो कर एक खूबसूरत माला या हार बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह अल्फाज को तरतीब देकर एक नज़्म तैयार की जा सकती है। अगर अल्फाजों को तरीके से सेट किया जाए तो उससे क्या बन सकता है दोस्तों? हार बन सकता है। अल्फाजों को तरतीब से इकट्ठा किया जाए, तरतीब से जमाया जाए तो नज़्म तैयार हो सकती है। जैसे बिखरे हुए फूलों को इकट्ठा करके एक हार या माला बनाई जा सकती है, या मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ख़ास तो हैयत के एतबार से नज़्म की अक़साम, बनावट के लिहाज से नज़्म की अक़साम कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पहला टॉपिक पाबंद नज़्म नहीं है, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म दोनों दी गई है, नसरी नज़्म भी नहीं है। यानी कि दोनों चीज़ें आपको याद नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि थर्ड ग्रेड के लिए सिर्फ नज़्म ही लिखा है तो मेरा काम है चारों पढ़ाना, ताकि चारों में से कुछ भी चीज़ उनसे पूछी जा सकती है। आप सरसरी नज़र से इसको देख लें ताकि बीच की 2 चीज़ें आपको याद रहे, आगे और पीछे वाली आप भूल भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पाबंद नज़्म और नसरी नज़्म आपको नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म आपको दोनों याद रखना ज़रूरी है। तो हैयत के एतबार से नज़्म की अक़साम कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। आइए बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले है पाबंद नज़्म। क्या है पाबंद नज़्म? पाबंद नज़्म में वज़न और बहर के साथ साथ काफ़ियों और रदीफ़ की पाबंदी भी की जाती है। काफ़िए की रदीफ़ की पाबंदी की जाती है, वो पाबंद नज़्म कहलाती है। बिल्कुल सरल तरीका ना, काफ़िए और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है तो पाबंद नज़्म कहलाती है। इसकी एक बहर मुकर्रर होती है, काफ़िए फ़िक्स होते हैं, बहर रदीफ़ फ़िक्स होते हैं, उन चीज़ों की पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो पाबंद नज़्म कहलाती है। इस नज़्म का कदीम नाम मुकफ़ा है, यानी काफ़िए वाली नज़्म। मुकफ़ा कैसे कहते हैं? जिसमें काफ़िए होते हैं उसे मुकफ़ा कहते हैं। इसे मुकफ़ा नज़्म भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम है। ये नज़्म गज़ल के बहुत करीब तरीन है, यानी ये नज़्म जब लिखी जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप गज़ल पढ़ रहे हैं। गज़ल के करीब तरीन, गज़ल से सिमिलर है, मिलती जुलती है। इब्तदाई दौर की बेशतर नज़में पाबंद नज़्मों के दायरे में आती हैं। शुरुआत में जो नज़में लिखी जाती थी वो पाबंद नज़में ही हुआ करती थी। नज़ीर, हाली, अकबर, इकबाल, चकबस्त और जोश की नज़में चंद पाबंद नज़मों के उन्वानात दर्ज झेल हैं। ये सभी नज़्म निगार जो हैं पाबंद नज़में लिखते हैं। उनके नमूने, उनके निशान इस क्लास में, यानी इनकी पाबंद नज़्म की मिसालें आपको नज़ीर, हाली, अकबर और इकबाल और चकबस्त की नज़मों में आपको मिल जाएगी। कुछ के नाम बताते हैं आपको कौन कौन सी पाबंद नज़में सिलेबस में ज़्यादातर कौन सी रहती है, एनसीईआरटी किताब में कौन सी है। एक है आदमी नामा, एक है बरसात की बहारें, एक है रोटियाँ। किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की है। क्या है दोस्तों? पाबंद नज़्म है। क्या है? पाबंद नज़्म है। मिट्टी का दिया, बरसात और मुनाजाते बेवा किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की, ये भी एक पाबंद नज़्म है। नई तहजीब, जलवाए दरबार दहली किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। परिंदा और जुगनू, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ, परिंदे की फरियाद, ये सारी नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब और बदली का चाँद, ये जोशमली आबादी की है। और थोड़े दिन पहले किसान भी आपको पढ़ाई थी, लेकिन वो पाबंद नज़्म नहीं थी। आवाज़ कौम, रामायण का एक सीन और हुब्बे वतन, ये चकबस्त की यानी ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़में हैं। ये वो नज़्म निगार हैं जिन्होंने ये वाली जो नज़में लिखी हैं ये पाबंद नज़्मों की शैली में, पाबंद नज़्म की ज़िमन में आती हैं। आप समझ गए पाबंद नज़्म में क्या है? एक बहर फिक्स होती है और रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है तो पाबंद नज़्म कहलाती है। बिल्कुल शॉर्ट एंड सरल चीज़ें हैं। आपको बस ये याद रखना है कि आपके सिलेबस में जो आपको नज़्में बताई गई है आपको उनके नाम याद रखने हैं, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें याद रखने की। या आपको कोई सैम्पल दिया जा सकता है, आपको कोई स्टैंजा दिया जा सकता है, आपको पढ़ कर बताना है कि ये पाबंद नज़्म है कि कौन सी नज़्म है। पाबंद नज़्म की मिसाल, पाबंद नज़्म होती कैसी है ये देखें आप।
अल्लामा इकबाल की नज़्म है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, 12th क्लास का चैप्टर है। क्या है पाबंद नज़्म, पढ़ के देखिए। खोल आँख, खोल आँख ज़मी देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दे में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफ़ा देख, बेताब न हो मारकाए बीम रजा देख। तो देखिए देख 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 ये सब क्या है, रदीफ़ हैं। क्या है, रदीफ़। फ़ज़ा, ज़रा, छुपा, जफ़ा, ठीक है, और रजा, ये सब क्या है, बीम और रजा, ये क्या है दोस्तों, ये काफ़िए हैं। क्या है, काफ़िए हैं। तो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, पाबंद नज़्म कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों मुअर्रा नज़्म के बारे में, जो कि आपके निसाब में शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है मुअर्रा नज़्म को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है ब्लैंक वर्स। क्या बताना है, ब्लैंक वर्स। आपसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अंग्रेज़ी में मुअर्रा नज़्म को ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मुअर्रा नज़्म भी पाबंद नज़्मों की मुशाबे होती है। मुअर्रा नज़्म किसकी तरह होती है, पाबंद नज़्म की तरह ही होती है दिखने में, लेकिन ये नज़्म भी मखसूस बहर में कही जाती है और नज़्म का उन्वान भी होता है, एक नाम भी होता है, लेकिन मुअर्रा नज़्म में काफ़िया नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, काफ़िया नहीं होता। इसलिए इसे कदीम दौर में गैर मुकफ़ा नज़्म भी कहा जाता था। आपसे पूछ लिया जाए गैर मुकफ़ा नज़्म किसे कहा जाता है, तो आप इसे मुअर्रा नज़्म का नाम देंगे। या ये पूछा जा सकता है मुअर्रा नज़्म को कदीम ज़माने में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना गैर मुकफ़ा नज़्म। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता था, ब्लैंक वर्स। क्या है, ब्लैंक वर्स। अब्दुल हलीम शरर ने मौलवी अब्दुल हक दहलवी के मशवरे से इसका नाम मुअर्रा नज़्म रखा है। मुअर्रा नज़्म के अहम शुअरा में तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मीरा जी, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, यूसुफ ज़फ़र, मजीद अमजद, ज़िया जालंधरी के नाम ख़ुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये सभी कौन है, मुअर्रा नज़्म लिखने वाले हैं। मुअर्रा नज़्म कैसी होती है, मिसाल देख लीजिए। मुअर्रा नज़्म की मिसाल नून मीम राशिद की नज़्म है ज़ादे सफ़र। देखिए, अजनबी चेहरों के फैले हुए इस जंगल में डूबते भागते लम्हों के दरीचे से कभी इत्तफ़ाक़न तेरी मानूस शुबाहत की झलक, पर्दे चश्म तख़य्युल पे उभर कर ए दोस्त, डूबती जाती है उस पल उस साअत जैसे, तेज़ रो रेल की खिड़की से ज़रा दूरी पर, किसी सहरा की झलकती हुई वीरानी में, नागहां मंजरे नगी कोई दम भर के लिए, एक मुसाफिर को नज़र आए और ओझल हो जाए। देखिए, देखने में 17 सब लगभग बराबर है, यानी बहर का इस्तेमाल तो किया है, मीटर का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन देखिए कभी जैसे, फिर पर, फिर में, फिर लिए, फिर जाए, सब में अलग अलग नज़र आ रहे हैं। किसी का भी काफ़िया सेम नहीं है। तो बिल्कुल पाबंद नज़्म के मुशाबे होती है, लेकिन इसमें काफ़िया नहीं होता है। बहर का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। पाबंद नज़्म में बहर का इस्तेमाल होता है, मुअर्रा नज़्म में बहर का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाबंद में काफ़ी की पाबंदी होती है और मुअर्रा में काफ़ी की पाबंदी नहीं होती। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी हैयत के बारे में, आज़ाद नज़्म। किसके बारे में, आज़ाद नज़्म। नाम जिसका आज़ाद है मतलब वो सबसे आज़ाद है। आज़ाद नज़्म का पहला तजुर्बा फ्रांस में दर्स के नाम से किया गया था। इसके दर्स ने वर्स के नाम से किया गया था। इसके तहत गैर मुसावी मिसलों पर मुश्तमिल नज़में कही गई। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स कहते हैं। आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं, फ्री वर्स का नाम दिया गया है, और यही इस्तिलाह उर्दू में आज़ाद नज़्म के नाम से मारूफ हुई है, मशहूर हुई है। आज़ाद नज़्म से मुराद वो नज़्म जो रिवायती उसूलों से आज़ाद हो। रिवायती उसूल क्या है, काफ़ी की पाबंदी, रदीफ़ की पाबंदी, बहर की पाबंदी, ये सब पाबंदी होना ज़रूरी है। ये उस उसूलों से आज़ाद है, उन उसूलों से क्या है, आज़ाद है, इसलिए इसे आज़ाद नज़्म नाम दे दिया गया। इसलिए वो नज़्म जिसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं आज़ाद नज़्म कहलाते हैं। वो नज़्म जिसके मिसरे छोटे बड़े हों क्या कहलाती है, आज़ाद नज़्म कहलाती है। छोटे बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बहर का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें बहर का इस्तेमाल नहीं होता, रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी नहीं होती, इसलिए एक मिसरा छोटा हो जाता है, एक मिसरा बड़ा हो जाता है, इसलिए नज़्म आज़ाद हो जाती है, नाम इसका आज़ाद नज़्म रख दिया जाता है। इस नज़्म में रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी नहीं की जाती, अलबत्ता शायर बहर की पाबंदी करता है और अरकान बहर कम ज़्यादा करता रहता है, इसलिए इसके मिसरे छोटे बड़े होते रहते हैं।
बहर का इस्तेमाल करता है, ये बात यहाँ पर मैंने कही है, लेकिन मैंने इससे पहले बताया बहर का इस्तेमाल नहीं करता है। बात दोनों सेम है। फ़र्क क्या है, बहर का इस्तेमाल करता है लेकिन अरकान बहर के हिसाब से बार बार बहर को छोटा बड़ा करता रहता है, यानी बार बार बहर चेंज करता है। तो जब बहर बार बार तब्दील होती है इसका मतलब बहर का इस्तेमाल होता ही नहीं है। एक होती बहर सेमेंट्रेबल बहर जो कंटिन्यू होती है, यानी कंटिन्यू जैसे ही शुरुआत में रखी गई है एंड तक वही चीज़ चली जाती है, वो बहर ओरिजिनल होती है। बार बार मिसरों को देखकर छोटी बड़ी बहर लेना, ये कोई बहर लेना नहीं होता है। आप फिर भी यूँ याद रख सकते हैं कि इसमें बहर बार बार चेंज होती रहती है या फिर होती ही नहीं है। और रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी बिल्कुल इसमें नहीं होती है, इसलिए आज़ाद नज़्म कहलाती है। आज़ाद नज़्म का तसव्वुर जो अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी अदीबात में है, उर्दू में उन मानों में नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद भी उर्दू शायरी में मुरव्वज रिवायती उरूज़ पर रखी गई है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ी से जैसे उठाई वैसी की वैसी काम में ले ली, नहीं, जिस तरह उर्दू में नज़में लिखी जाती है उसी अंदाज़ में इसको लिखा जाता है, उर्दू के लिहाज से इसको उर्दू जैसा लिखा जाता है। आज़ाद नज़्म वो है जिसमें मुख्तलिफ़ अरकान की कमी बेशी से शेर में एक ख़ास किस्म का आहंग और तरन्नुम पैदा किया जाता है, यानी इसमें काफ़िया नहीं होता, रदीफ़ नहीं होता, बहर का इस्तेमाल बार बार चेंज होता रहता है। इन सब के बावजूद लफ्ज़ों को ऐसे लिखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनको पढ़ के एक संगीत, एक लय, एक धुन, एक संगीत, एक म्यूज़िक तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें एक आहंग पैदा हो जाता है, एक लय तैयार हो जाती है, भले ही छोटा बड़ा हो, भले ही छोटे बड़े मिसरे हों, पर एक लय तैयार कर दी जाती है। उर्दू में आज़ाद नज़्म के शुअरा में तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मीरा जी, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफ़री, मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान और काजी सलीम के नाम अहम हैं। मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म चांद तारों का बन और नून मीम राशिद की नज़्म ज़िंदगी से डरते हो आज़ाद नज़्म की उम्दा मिसालें हैं। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो और ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो और आदमी तो हम भी हैं। बहुत खूबसूरत नज़्म है, 12th क्लास का चैप्टर है, नून मीम राशिद ने लिखी है, नज़र मोहम्मद का पूरा नाम है, नज़र मोहम्मद राशिद ने लिखी है। बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। आप सुनना चाहें तो 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट चैनल पर बनाई गई है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कभी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। आज़ाद नज़्म की मिसाल नज़्म चांद तारों का बंद से बंद मुलाहिज़ा हो। आप समझेंगे क्या होती है आज़ाद नज़्म, कैसी होती है। देखिए, एक मिसरा छोटा हो जाएगा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, एक बड़ा, ऐसा हो जाएगा पूरा। सुनिए, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमा सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, तिश्नगी थी मगर तिश्नगी में भी सरशार थे, प्यासी आँखों के खाली कटोरे लिए, मुंतज़िर मर्द ज़न, मस्तियाँ ख़त्म, मदहोशियाँ ख़त्म थी, ख़त्म था बांकपन। एक छोटा, बीच में इतना छोटा, नीचे वाला इतना बड़ा। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है दोस्तों, ये क्या है, आज़ाद नज़्म है। आपको याद रखना है कि मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म दोनों में काफ़िये तो नहीं होते हैं, लेकिन मुअर्रा नज़्म के लगभग मिसरे ऑलमोस्ट एक जिससे बराबर होते हैं। आज़ाद नज़्म का एक मिसरा छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, ऐसा होता है। लेकिन पढ़ने से कहीं ना कहीं लय नज़र आती है, एक लय नज़र आती है। जब इसको पढ़ रहे थे तो आप समझिए इस चीज़ को, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, तो क्या लिखा है, बन। फिर एक दो लाइन बाद लिया है मुंतज़िर मर्द ज़न, और आखिर में लिया है मदहोशियाँ ख़त्म थी, ख़त्म था बांकपन। यानी कहीं ना कहीं लाकर एक राइमिंग तैयार की गई है, घुमा फिरा कर कैसे भी पढ़ने से लय तैयार हो जाती है। ये होती है आज़ाद नज़्म, जो हर लिहाज से आज़ाद होती है, फिर भी एक लय उसमें पाई जाती है। चौथी और आखिरी क्या है, नसरी नज़्म। क्या है, नसरी नज़्म। नसरी नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्मों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है। आज़ाद नज़्म तो कुछ मामले में आज़ाद है, रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहर की पाबंदी हो जाती है, जो कि बार बार चेंज कर ली जाती है। नसरी नज़्म उससे भी ज़्यादा आज़ाद है ये उससे भी ज़्यादा आज़ाद है। इसमें वज़न, बहर, रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी नहीं की जाती। नसरी नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, जिसे तसलसल के साथ छोटी बड़ी नसरी सत्रों में बयान किया जाता है। सत्र कहते हैं लाइन्स, पंक्तियाँ। नसरी नज़्म में भी एक मखसूस किस्म का आहंग और शायरियत का उनसर मौजूद होता है। उनसर का मतलब तत्व, कहीं ना कहीं एक शैली का उनसर तत्व पाया जाता है। आसान लफ्ज़ों में नसर को ही नज़्म के अंदाज में लिख देना नसरी नज़्म कहलाता है। ये इसकी सबसे छोटी परिभाषा है। नसर को ही नज़्म के अंदाज में लिख देना, नसर को ही नज़्म में लिख देना, एज इट इज़ उतार देना, बिना किसी राइमिंग चेंज किए, कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल किए, रदीफ़ काफ़िया
बहर किसी की बिना पाबंदी के लिख देना ही क्या कहलाता है, नज़्म कहलाता है। बस नज़्म में ये होता है जुमले के बाद एक कंटिन्यू आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे लिखे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जुमला, एक जुमला फिर नीचे जुमला, फिर जुमला काट काट के नीचे एक लिख दिए जाते हैं। जदीद दौर में नसरी नज़मों के चलन में तेज़ी आई है। सज्जाद ज़हीर का पिघला नीलम और अफज़ल अहमद सैयद का छीनी हुई तारीख़ नसरी नज़्म के नुमाइंदा मजमूए हैं। खुर्शीदुल इस्लाम, मोहम्मद हसन, अहमद हमेश, किशोर नाहिद, ज़ुबैर रिज़वी, शहरयार, कुमार पाशा, अतीकुल्लाह सादिक वगैरह ने मंजूम शायरी के साथ नसरी नज़में भी लिखी हैं। ये कुछ नाम थे। नसरी नज़्म की मिसाल आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि नसरी नज़्म क्या होती है। मिसाल निदा फाजली की एक नसरी नज़्म मुलाहिज़ा फरमाएं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा नहीं आप कहीं से नज़्म पढ़ रहे हैं, उसी नसरी नज़्म कहा जाता है। भूख का कोई जोग्राफिया नहीं होता, घास का कोई इलाका नहीं होता, पानी का कोई मज़हब नहीं होता। जहाँ अनाज है वहाँ भूख है, जहाँ मिट्टी है वहाँ घास है, जहाँ पानी है वहाँ प्यास है। अब देखिए इसमें कहाँ एक नगमगी तैयार की गई है, लेकिन कहीं पर कुछ राइमिंग सेटिस की नहीं है। कोई भी जुमले कैसे भी लिख दिए गए कंटिन्यू, ये क्या कहलाती है, नसरी नज़्म कहलाती है। ये तो था दोस्तों 4 नज़्म की हैयतें, किसके एतबार से, हैयत के एतबार से। अब नज़्म की हैयत है उनकी सतरों के लिहाज से, किसकी, उनकी पंक्ति, उनके सेंटेंस के हिसाब से तैयार किया गया है। मिसरों की तादाद और उनकी तरतीब के एतबार से नज़्म की दर्ज झेल हैयतें उर्दू में राइज हैं। कितनी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, जो नीचे नाम लिखे ना, ये नाम आपको याद रखने हैं। पहली कहलाती है मुसल्लस। क्या कहलाती है, मुसल्लस, जो कि आपके निसाब में नहीं है, 2nd ग्रेड के नहीं है। मुसल्लस का मतलब होता है ऐसा बंद, ऐसी नज़्म जो 3-3 सत्र में लिखी जाए। कितने में लिखी जाए, 3-3 सत्र में, यानी एक लाइन यहाँ आती है, एक लाइन यहाँ आती है, फिर एक लाइन बीच में आ जाती है, फिर एक लाइन यहाँ आती है, एक लाइन यहाँ आती है, एक लाइन बीच में आ जाती है सेंटर में। तो ये 3-3 लाइनों की जो नज़्म होती है उससे मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। फिर है मुरब्बा। क्या है, मुरब्बा, ये होती है 4 वाली, यानी 2 लाइन ऊपर 2 लाइन ऊपर, फिर 2 लाइन ऊपर 2 लाइन ऊपर, कंटिन्यू 2-2 के स्टैंजा में आती है, ये कहलाती है मुरब्बा। क्या कहलाती है, मुरब्बा। ये आपके सिलेबस में शामिल है। फिर आती है मुखम्मस और मुसद्दस, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। आपको मुरब्बा, मुखम्मस और मुसद्दस में सिर्फ इतना याद रखना है एक लाइन में। मुरब्बा नज़्म कैसे कहते हैं, वो नज़्म जो 4-4 सत्रों में लिखी जाती है, 4-4 लाइनों का जो बंद होता है, 4-4 सत्रों का जो बंद होता है, उस बंद के लिहाज से जो नज़्म लिखी जाती है मुरब्बा कहलाती है। जो नज़्म 5-5 लाइनों के बंद पर मुश्तमिल होता है उसे मुखम्मस कहते हैं। और जो नज़्म 6-6 लाइनों की 6-6 लाइनों के 6-6 सत्रों पर मुश्तमिल होता है, 6-6 सत्रों का जो बंद मुश्तमिल होती है, उसे मुसद्दस कहा जाता है। ठीक है, और मुसद्दस हम आपको पढ़ा चुके हैं, मुसद्दस किसकी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अब है मुसब्बा। क्या है, मुसब्बा, ये कितने लाइन का होता है दोस्तों, 7-7 लाइन का। कितने का होता है, 7-7 लाइनों का। मुसम्मन होता है 8 लाइनों का, मुतस्सा होता है 9 लाइन का, और मुअश्शिर होता है 10-10 लाइन का। कितनी लाइन का, 10-10 लाइन का। ये आपको दोस्तों जो नाम याद हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ नीचे की कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे पहली है मुसल्लस। क्या है, मुसल्लस। मुसल्लस के बारे में सिर्फ स्पीड से पढ़ देते हैं, बाकी समझानी बात नहीं है कि 3 लाइनें होती है, मुसल्लस कहलाती है। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। और अगर आपके निसाब में आपको जो 6-7 नज़में दी गई हैं, आपसे सिर्फ वही पूछी जा सकती है कि वो नज़्म कौन सी हैयत में लिखी गई है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम पढ़ देते हैं, आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 3 के हैं। कितने हैं, 3 के। मुसल्लस मतलब होता है 3। क्या होता है, 3। इसमें हर बंद 3 मिसरों से मुकम्मल होता है। पहले बंद के 3 मिसरों का काफ़िया एक होता है, बाकी के बंदों में पहले 2 मिसरों का काफ़िया एक जैसा और तीसरे मिसरे का काफ़िया पहले बंद का हम काफ़िया होता है। अख्तर शीरानी की नज़्म चरवाहे की जिनसी इसी हैयत की मिसाल है। पहले 2 लाइन का, एक लाइन का मिसरा अलग, इस लाइन का मिसरा अलग होता है। इस लाइन का काफ़िया, इस लाइन का काफ़िया अलग होता है, तीसरी लाइन का काफ़िया अलग हो जाता है। फिर दूसरे में जाते हैं तो दोनों के काफ़िया अलग होते हैं, और तीसरे का जो काफ़िया होता है किसका होता है, पहली वाले का काफ़िया होता है। पहले वाले की जो तीसरी लाइन का जो बंद था उसका आखिरी बंद ही इसका काफ़िया वापस शामिल किया जाता है। ये इसका तरीका होता है। फिर है मुरब्बा। क्या है, मुरब्बा आपके निसाब में शामिल है, देख लीजिए। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 4 के हैं। मुरब्बा मतलब 4। इस हैयत के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। पहले बंद के चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और बाद के बंदों की इब्तिदाई 3 मिसरों का काफ़िया
एक जैसा होता है। चौथे मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। सौदा के बहुत से मर्सिए मुरब्बा की शक्ल में हैं। आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, पहले जो चार लाइन का बंद है, ठीक है, तो मान लीजिए पहली लाइन में लिखा है घाटा, पहली में घाटा, दूसरी में पाटा, तीसरी में आटा। समझ लीजिए, ठीक है, पहली में घाटा, दूसरी में आटा, तीसरी में पाटा, तो तीनों आटा 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 इस तरह के लफ्ज़ निकल गए हैं। तो 3 लाइन तो होती है ऐसी एक जैसी। और चौथी लाइन में मान लीजिए ले लिया जाता है पीसा। क्या ले लिया जाता है? पीसा। तो आटा आटा घाटा पाटा इस तरह लेकर चौथी में ले जाए पीसा, मान लीजिए सपोज, ठीक है। फिर क्या, जब दूसरा बंद आता है, ठीक है, क्या लिया जाता है? दूसरा बंद आ जाता है, तो दूसरे बंद की 3 लाइन होती है ना, उसमें पीटा सीटा रीटा इस तरह के नाम ले लिए जाते हैं, तीनों चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन चौथी लाइन में क्या होता है? चौथी लाइन में क्या लिया जाता है? जब पहली लाइन में हमने क्या लिया था? आटा घाटा बाटा और पीसा, क्या ले लिया था? पीसा। तो इसकी चौथी लाइन में भी पीसा से मीसा टीसा रीसा कुछ ना कुछ ले लिया जाता है। यानी हर चौथे बंद की जो चौथी जो लाइन है, वो चौथी लाइन सबकी क्या होती है? सेम होती है। चौथी लाइन सबकी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। और तीन लाइन का काफिया सेम हो जाता है। समझ में आई? नहीं आई? और एक बार देख लीजिए, आगे समझ जाओगे। आटा बाटा आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा शायद। अब है मुखम्मस। ये अरबी लफ्ज़ मुखम्मस से बना है, खम्स से बना है। खम्स का मतलब होता है 5, जिसके मानी 5 के हैं। मुखम्मस का मतलब 5 लाइन वाली, 5 सत्र वाली नज़्म। इसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले बंद के 5 मिसरे हम काफिया होते हैं। बाद के बंदों के इब्तिदाई 4 मिसरों का काफिया के अलहदा होता है। और पाँचवें मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा, बरसात की बहारें और इकबाल की नज़्म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, मुखम्मस की मिसाल है। मुखम्मस की क्या है? मिसाल है। फिर आती है मुसद्दस। क्या आती है? मुसद्दस हालिया आपने पढ़ी होगी। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी है 6। क्या है? 6 के हैं। मुसद्दस सबसे मकबूल हैयत है, सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें 6 मिसरों का एक बंद होता है, जिसमें पहले बंद के 6 मिसरे हम काफिया हो सकते हैं, हो सकते हैं। आमतौर पर पहले 4 मिसरों का काफिया अलग होता है और बाकी के 2 मिसरों का अपना अलग काफिया रखते हैं। अनीस व दबीर के मर्सिए, हाली की मद्द जजरुस्सलाम, इकबाल की शिकवा और जवाबी शिकवा, चकबस्त की नज़में ज़्यादातर मुसद्दस की हैयत में लिखी गई हैं। आप इसे कैसे समझेंगे? इस बात को कैसे दिमाग में लगाएंगे? कैसे इस बात पर आप डीपली लगाएंगे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप 2-3 और पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको चीज़ एक साथ डिटेल में समझा देता हूँ। मुसद्दस के बाद है मुसम्मा। क्या है? मुसम्मा। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 7 के हैं। इसका हर बंद 7 मिसरों से मिलकर बनता है। इसमें भी पहले बंद के सभी मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं और बाकी बंदों के इब्तिदाई 6 मिसरों का काफिया यकसां होता है और 7वें मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। उर्दू में इस हैयत का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत कम ही इसमें नज़में लिखी जाती है। फिर है मुसम्मन। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 8 के हैं। इसमें 8 मिसरों के बंद होते हैं। पहले बंद के 8 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। बाद के तमाम मिसरों में इब्तिदाई 7 मिसरों का काफिया यकसां और 8वें मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। बाज़ औक़ात पहले 6 मिसरों का काफिया एक जैसा होता है और बाकी 2 मिसरों का काफिया यकसां होता है। फिर है मुतस्सा। क्या है? मुतस्सा। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 9 के हैं। इस हैयत के पहले बंद में 9 मिसरे होते हैं और सब हम काफिया होते हैं। बाद के बंदों में इब्तिदाई 8 मिसरों के काफिए यकसां और 9वें मिसरे का काफिया वही होता है जो पहले बंद का काफिया है। फिर है मुअश्शिर। क्या है? मुअश्शिर। ये अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी 10 के हैं। ये नज़्म की वो हैयत है जिसके हर बंद में 10-10 मिसरे होते हैं। इस हैयत में भी पहले बंद के 10 मिसरों में काफिया होते हैं और बाद के बंदों के इब्तिदाई 9 मिसरों का काफिया यकसां और 10वें मिसरे का काफिया पहले बंद के काफिए से हम आहंग होता है। नज़ीर की नज़्म आशिक नामा इसकी एक मिसाल है। इसकी क्या है दोस्तों? एक मिसाल है। तो दोस्तों ये थे सारे क्या बंद, क्या थे आपके बंद, अलग अलग लिखे गए। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ डिटेल में ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आप बार बार क्या बोल रहे हैं, हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं मुसद्दस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मुसद्दस ले लेता हूँ। मुसद्दस से हाली का एक बंद आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखिए, न पास उनकी चादर ना बिस्तर है घर का। किस तरह 6 लाइनें होती है, काउंट करना।
न पास उसके चादर न बिस्तर है घर का, न बर्तन है घर के न जेवर है घर का, न चादर न कैंची न नश्तर है घर का, सुराही है घर की न सागर है घर का। ये 4 लाइनें एक साथ लिखेगी, सब में काका काका आ गया, ठीक है, सभी का काफिया सेम हो गया। फिर 2 लाइन में आखिर लिखते हैं, कमल मजलिसों में कलम दफ्तरों में, असासा है सब आरियत का घरों में। तो दफ्तरों में और घरों में 2 का चेंज हो गया, पहले था बिस्तर का, घर का, घर का, घर का, घर का, चारों में अलग था। तो क्या होता है, 4 लाइनें ऊपर की सेम होती है, 2 लाइनों को काफ़ी चेंज हो जाते हैं, 2 लाइन काफ़ी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, दोबारा दूसरा बंद आता है, दोबारा क्या आ जाता है, दूसरा बंद आता है। तो क्या होता है दूसरा बंद में, देखिए, ये है तर्क तालीम की सब सज़ाएँ, वो कब अब भी गफलत से है बाज अपनी आएँ, मुबादार आफियत फिर ना पाएँ, कि है बेपना आने वाली बलाएँ। सभी में आए आ गया। और लास्ट की 2 लाइन में लिखते हैं, हवा बढ़ती जाती है सर रह गुज़र है, चिरागों को फानूस बिन अब ख़तर है। तो जब इस तरह की लाइनें लिखी जाती हैं दोस्तों, तो क्या किया जाता है, शुरू की 4 लाइन अलग होती है और लास्ट की 2 लाइनों का काफिया अलग होता है। जब 5 लाइन होती है तो शुरू की 4 लाइन का काफिया अलग होता है, 5वीं लाइन का काफिया थोड़ा अलग हो जाता है। फिर जब भी दूसरा बंद आता है तो शुरू की 4 लाइन अलग होगी, 5वीं लाइन पहले वाला जो पहले बंद इस्तेमाल किया था उसकी जो लास्ट लाइन है, इसकी 5वीं लाइन उससे बिल्कुल सिमिलर होगी। क्या होगी, इसका काफिया उससे मैच होगा। फिर तीसरा बंद लिखा जाएगा तो 4 लाइन में फिर कोई नया काफिया ले ली जाएगा और 5वीं लाइन क्या कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी। ऐसा सभी में होता है, चाहे वो 6 लाइन का हो, चाहे 7 लाइन का हो, चाहे 8 लाइन का हो, चाहे 9 लाइन का हो, कि ऊपर की 7 लाइन, ऊपर की 6 लाइन, ऊपर की 5 लाइन, जो भी जितने लाइनों का वो है, उन सभी लाइनों को चेंज कर दिया जाता है। सिर्फ आखिरी लाइन को पहले बंद से काफिये से मिलाया जाता है। ये इसका तरीका होता है। आपको याद क्या रखना है दोस्तों, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, यही आपके लिए काफ़ी है। आपको नाम याद रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको ये याद रखना है, मुसल्लस में 3 लाइनें होती है, मुरब्बा में 4 होती है, मुखम्मस में 5 होती है, मुसद्दस में 6 होती है, मुसब्बा में 7 होती है, मुसम्मन में 8 होती है, मुतस्सा में 9 होती है और मुअश्शिर में 10 होती है। आपको इतना याद रखना है, यही आपके लिए क्या है, बहुत है। आपको याद होगा मैंने इससे पहले गज़ल वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको शेर के बारे में, शेर किसे कहते हैं, टॉपिक सिर्फ गज़ल का था, लेकिन मैंने आपको बताया था शेर किसे कहते हैं, सत्र किसे कहते हैं, अशार किसे कहते हैं, शायरी किसे कहते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई थी। कहीं ना कहीं सवाल पुटअप हो जाता है। तो 2 सवाल ऐसे थे जो किसी के समझ में नहीं आए थे। सर बहर वाला और वज़न वाला सवाल हमारे समझ में नहीं आया है। बहर मैंने लिखा था उसमें, तो मैंने थोड़ा और वजाहत करके लिखा है ताकि आप इसी को समझें, ताकि एग्ज़ाम में सवाल आपका छूटे नहीं। ठीक है, शेर इस्तिलाहात में क्या होती है दोस्तों, बहर क्या होती है, बहर शायरी भी होती है, वज़न भी होता है, बहर भी होती है, रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। बहर किसे कहते हैं, ये देखिए, बहर का लग़वी मानी बड़े समंदर के हैं। बहर का लग़वी मानी बड़े समंदर है। लग़वी का मतलब होता है लुग़त में, डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है, बहर जब आप ढूंढोगे तो बहर का मतलब बताएगा समुद्र। क्या बताएगा, समंदर। मगर इस्तिलाह में बहर शायरी के पैमाने को कहते हैं। पैमाना कहते हैं नापने की चीज़। फ़न मौसीकी में इसको धुन कहा जाता है। फ़न मौसीकी में क्या कहा जाता है, इसको धुन कहा जाता है। वो कलिमात मौजू हैं जिन पर अशार का वज़न किया जाता है या अशार को नापा तोला जाता है और अशार को दुरुस्त किया जाता है, वही क्या कहलाती है दोस्तों, बहर कहलाती। क्या कहलाती है, बहर कहलाती है। दूसरा लफ्ज़ होता है वज़न। क्या होता है, वज़न। हर चीज़ को नापने तोलने का एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है। मसलन लीटर, मीटर, किलो वगैरह। ठीक उसी तरह शेर को नापने और परखने के भी कुछ पैमाने होते हैं जिनको वज़न कहा जाता है। हर चीज़ को नापने तोलने की एक अलग ही कैटेगरी होती है। दूध को नापने के लिए, लिक्विड को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। वज़नदार चीज़ को नापने के लिए हम किलो का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा या किसी दूसरी दूरी को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए शेर क्या चीज़ है, शेर तो नापने की चीज़ है नहीं, तोलने की चीज़ है नहीं। तो हम शेर को जिस चीज़ से इस्तेमाल करते हैं वो वज़न कहलाता है। क्या कहलाता है, वज़न कहलाता है। इस्तिलाह में 2 अल्फाज की हरकत और सकानत हो गया, सकनात के बराबर होने का नाम ही वज़न है। मसलन मेहमान, एहसान, संदूक और बंदूक, ये क्या है, हम वज़न है। क्या है, हम वज़न है। आप देखिए मेहमान और एहसान बोलने में सेम है। जहाँ पर मीम पर ज़बर आएगा वहीं अलीफ पर भी ज़बर आएगा। जहाँ पर हा पे जज़म है तो यहाँ पर भी हा पे जज़म है। यहाँ पर मीम और अलिफ ज़बर है, यहाँ पर भी सीन अलिफ ज़बर है। यहाँ पर नून साकिन है तो यहाँ पर भी नून साकिन है। ये दोनों बिल्कुल
कैटेगरी वाइज सेम है तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, वज़न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वज़न कहलाएंगे। इन दोनों अल्फाज में हरकत की जगह हरकत और साकिन की जगह साकिन है। वज़न तराजू का काम करता है और जबकि बहर का काम बहर बांट का काम करते हैं। ये लाइन आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। वज़न तराजू का काम करता है और बहर बांट का काम करती है। बहर क्या काम करती है, बांट का काम करती है। उर्दू शायरी में 19 बहरें इस्तेमाल की जाती है। इन बहरों के मौजिद यानी इनके आविष्कारक खलील इब्न अहमद हैं। 19 बहरें इस्तेमाल होती हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी होती है पर ज़्यादातर 19 बहरों को इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी में इनको मीटर और हिंदी में इनको छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, छंद कहा जाता है। अरूज़ में, ये इल्म अरूज़ है, उरूज़ नहीं, उरूज़ तो ऊपर जाने को कहते हैं। अरूज़ किसे कहते हैं, शेर व शायरी का जो फ़न होता है, वो शेर व शायरी के फ़न को समझने समझाने का जो काम होता है, इल्म अरूज़ कहलाता है। इल्म अरूज़ कहलाता है। अरूज़ में बहर से मुराद वो ख़ास वज़न लिया जाता है जो अहले अरूज़ ने शेर कहने के लिए तय किया हो। आप समझते हैं कि वज़न हरकत व सकनात की उस तरतीब को कहते हैं जिसके तकरार कलाम में यकीनी बना ली जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो हम अल्फाज की किसी भी तरतीब को लेकर उसके तकरार करना शुरू कर दें तो एक वज़न ही होगा, वो एक वज़न ही होगा। ये कहलाता है वज़न और बहर। अब दोस्तों आपका टॉपिक स्टार्ट होता है उर्दू नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा। टॉपिक थोड़ा तवील है, काफ़ी सारे पेजेस हैं, अभी सिर्फ 40 पेजेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 77 पेज का ही पैनल है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ नज़्म के बारे में जानेंगे, हैयत के बारे में जानेंगे कि नज़्म की हैयत के एतबार से कितनी होती है। 4 तरह की होती है। कौन सी होती है, पाबंद नज़्म होती है, मुअर्रा नज़्म होती है, आज़ाद नज़्म होती है और नसरी नज़्म होती है। ये चारों का क्या मतलब होता है, क्या मानी होता है, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। और मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुतस्सा, मुसम्मन, ये सभी क्या हैं, इन सभी की कैटेगरी, इनके लाइन कितनी है, इनके वर्ड्स कितने हैं, कौन सी कितनी लाइन पे क्या वर्ड आते हैं, उन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और आप याद करने की कोशिश करें। इम्तिहान में बस आपसे यही सवाल उससे पूछा जाएगा। ये आपको कोई नज़्म या नज़्म दे दी जाएगी, कोई बंद दे दिया जाएगा, आपसे ही पूछा जा सकता है। पैसेज दे दिया जाएगा, एक पद्यांश दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए कौन सी हैयत में लिखा है। ये आपसे सवाल नॉर्मली आपसे पूछे जा सकते हैं। नज़्म का आगाज़ और इर्तिक़ा हम पढ़ेंगे दोस्तों कल वाली क्लास में। अभी आप नेक्स्ट 5 बजे वाली क्लास को देखना भूलिएगा मत, उसमें भी हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर ज़रूर आएंगे। आप देखते हैं वो 2nd ग्रेड का है कि 3rd ग्रेड का है, आप क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें। 4 बजे 5 बजे कोशिश करेंगे डेली आपके 2 क्लास लगाने की, ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द कवर हो सके और आपको टाइम बहुत मिले पढ़ाई करने का, यानी याद करने का। आपसे मेरे वीडियो के चक्कर में नहीं रहें। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने मशवरे, अपनी सलाहियत, अपने जो भी आपके कमेंट्स होते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चीज़ बेहतर से बेहतर की जा सकती है उस पर और ज़्यादा गौर व फिक्र की जा सके, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सके, अमल किया जा सके। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।